कीव पर कितनी ऑरेस्टिक मिसाइल गिरी? अगला हमला किस मिसाइल से करेंगे पुतिन? क्या पुतिन ने न्यूक्लियर हमले से पहले मिसाइल की टेस्टिंग की? पुतिन के प्रतिशोध से कीव टहल गया है, लेकिन पुतिन की जिद है कि वो पूरे डॉनबास पर कब्जा करेंगे। पुतिन तब तक यूक्रेन पर हमला करेंगे जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर न कर दें। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों पर 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यूक्रेन से जो तस्वीरें आई उसमें यूक्रेन जलता दिखाई दिया। रात के अंधेरे में कीव का आसमान मिसाइलों और धमाकों से गूंज उठा। आसमान में उड़ते ड्रोन, गिरती मिसाइलें और हर तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया। हमले में रिहायशी इमारतें, स्कूल और ऑफिस को जबरदस्त नुकसान हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ओरेश्निक मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर तक है और ये अपने टारगेट को 13000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट कर सकती है। इसमें 6 न्यूक्लियर या पारंपरिक वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं, जो धमाके से पहले 36 हिस्सों में बंट जाती है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रूस ने कितने ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस तरह कीव पर हमला युद्ध के और खतरनाक होने का संकेत माना जा रहा है। रूस के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद कीव धुएं, आग और मलबे में बदल गया। रिहायशी इमारतों को लेकर बिजनेस सेंटर तक हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही, जबकि लोग मेट्रो स्टेशन में छिपकर अपनी जान बचाते रहे। यूक्रेन के मुताबिक कीव में 40 से ज्यादा जगहों पर हमला हुआ। Було дуже страшно, бо я чесно думав, що це вже мій останній день. धमाकों के बीच चर्च के ऊपर उड़ते ड्रोन, आग के गुबार और मशीन गनों की आवाजें कीव की रात को युद्ध के मैदान में बदलती दिखाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है और सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में हमले और भी बड़े होने वाले हैं? धमाकों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कई इमारतों की खिड़कियां और दीवारें उड़ गई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और हर तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया। कीव में युद्ध की भयानक तस्वीर बता रही है कि रूस अब हर कीमत पर कीव पर कब्जा चाहता है। डॉनबास के 2 हिस्से हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। लुहांस्क के तो करीब 90% हिस्से पर रूस का कब्जा हो ही चुका है। यूक्रेन के पास अभी बहुत छोटा सा इलाका ही बचा है, जबकि डोनेस्क के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पास अभी भी 20% हिस्सा बचा है। पुतिन अब पूरे डॉनबास के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन रूस अब इस इलाके में बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद इस इलाके में रूस की सेना आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कीव पर हमले से पहले यूक्रेन के लुहांस्क इलाके पर भी बड़ा हमला किया गया। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद पुतिन ने जवाबी हमले की भी चेतावनी दे दी और इसके बाद मॉस्को ब्रिगेड ने कीव और आसपास के इलाकों को ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहला दिया। Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити. हमले के बाद ये कीव की तस्वीरें हैं। कीव पर हुए रूस के हमले की तबाही ऊपर से दिख रही है। कहीं पूरी बिल्डिंग धुएं में डूब गई है, कहीं मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई रिहायशी इमारतें इतनी बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं, कई इमारतों की तो पूरी मंजिलें ही गायब हो गई हैं। हर तरफ टूटी हुई दीवारें और जले हुए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें जमीन पर फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार ऑपरेशन करती दिखाई दे रही हैं। दमकल की गाड़ियां दौड़ रही थी और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आसमान से आई। घने धुएं के ऊपर एक हेलीकॉप्टर पानी लेकर उड़ता दिखाई दिया, जो जलती इमारतों पर लगातार पानी की बौछार कर रहा था। यानी हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि जमीन के साथ अब हवा से भी आग बुझाने की कोशिश करनी पड़ रही है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले में न सिर्फ ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, बल्कि इस्कंदर, किंजर और ज़िरकॉन से हमले की बातें भी अब सामने आ रही है। इस्कंदर हवा से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जो टारगेट पर 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट कर सकती है। इसमें 500 से 700 किलोग्राम का वॉरहेड फिट किया जाता है। यूक्रेन जंग में रूस ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। ये सस्ता होता है लेकिन सटीक हमला करता है। किंजल बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की रेंज में अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अपने साथ 500 से 700 किलोग्राम का बारूद ले जा सकती है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये जहाज से लॉन्च होने वाली छोटी दूरी की मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये 11,000 किलोमीटर की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकती है और अपने साथ 400 किलोग्राम का बारूद ले जा सकती है। रूस की मीडिया में दावा किया गया कि ये हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और डिफेंस इंडस्ट्री को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि ये हमले रिहायशी इलाकों में ही हुए हैं, जिससे भारी तबाही हुई है। कई न्यूज एजेंसियों ने इन हमलों की लोकेशन की भी पुष्टि की है। Російської атаки. Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. लेकिन सवाल सिर्फ के ऊपर हुए हमले का नहीं है। सवाल है कि क्या पुतिन अब युद्ध को नए फेज में ले जा चुके हैं? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने जिस तरह मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक की संख्या बढ़ाई है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि मॉस्को अब सिर्फ फ्रंट लाइन की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। 2026 में पुतिन की रणनीति यूक्रेन के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गई है। मॉस्को ब्रिगेड न सिर्फ यूक्रेन के पावर ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, हथियार डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रही है, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी डर पैदा कर रही है। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ शॉक और कोलैप्स स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। मतलब एक साथ इतने हमले करो कि यूक्रेन की सेना, एयर डिफेंस और सरकार तीनों पर दबाव बढ़ जाए। यही वजह है कि अब मिसाइल हमलों के साथ सैकड़ों ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं, ताकि पहले एयर डिफेंस को उलझाया जाए और फिर असली मिसाइलें टारगेट को हिट करें। यूक्रेन दावा कर रहा है कि अब रूस ईरान के शाही ड्रोन, उत्तर कोरिया के कुछ बैलिस्टिक सिस्टम और अपनी नई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दुनिया के कई हथियारों का लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बन चुकी है। लेकिन क्या कीव पर हुए हमले के पीछे सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी है या फिर रूस मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है? रूस जानता है कि अगर राजधानी में डर बढ़ा तो उसका असर पूरे यूक्रेन पर पड़ेगा। यही वजह है कि हमले रात में किए जा रहे हैं, जब लोग सो रहे होते हैं, और सायरन बजते ही हजारों लोग मेट्रो स्टेशन और बंकरों की तरफ भागते दिखाई देते हैं। 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій арешник проти Білої церкви. Ну реально неадекватно. हमले के दौरान और उसके बाद जो तस्वीरें आई, उसमें साफ दिखा कि लोग बच्चों को गोद में लेकर भाग रहे हैं। कई लोग हमलों से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन में जमीन पर बैठ गए और ऊपर आसमान में ड्रोन और एयर डिफेंस की जंग चलती रही। ये सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं, बल्कि डर की वो रात है जो हर गुजरते वक्त के साथ अब और लंबी होती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग को 1191 दिन हो चुके हैं।
मतलब 4 साल 3 महीने से ये जंग अभी रुकी नहीं है। इस जंग में करीब 4 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि करीब 1.5 लाख यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन ज्यादा मौत के बदले रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस इस जंग से पीछे हटने वाला है। अब सवाल है, क्या रूस सिर्फ कीव को डराना चाहता है या फिर किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने सुमय, खार्किव और डॉनबास सेक्टर में सैनिकों की गतिविधियां और बढ़ा दी है। रूस सुमय बॉर्डर पर दबाव बना रहा है, खार्किव में ड्रोन से निगरानी कर रहा है, डॉनबास में आर्टिलरी से हमला कर रहा है, जबकि कीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। रूस की कोशिश बिल्कुल साफ है, यूक्रेन की सेना को कई मोर्चों पर उलझाओ ताकि वो कहीं भी पूरी ताकत से जवाब न दे सके। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी लगातार रूस के अंदर ड्रोन हमले कर रहा है। रूस की ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो और सैन्य ठिकाने लगातार निशाने पर हैं। अप्रैल में यूक्रेन ने मार्च के मुकाबले 2 गुने हमले किए और फ्रंटलाइन पर रूसी सेना की रफ्तार धीमी कर दी। मई में एक दिन में 1600 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए। ये हमला मॉस्को पर हुआ, जिसमें रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। यानी जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, मॉस्को से लेकर कीव तक हर शहर अब टारगेट बन चुका है। और इसी वजह से दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले महीनों में ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। तो सवाल ये है कि आगे की जंग हाइपरसोनिक मिसाइल से होगी? न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ेगा तो क्या नेटो भी इस जंग में शामिल हो जाएगा? अगर इसी तर्ज पर ऊर्जा सेक्टर पर ड्रोन युद्ध जारी रहा तो आम लोगों का संकट बढ़ जाएगा। युद्ध के बीच सबसे ज्यादा दबाव आम लोगों पर है। कोई अपना घर छोड़ चुका है, कोई मेट्रो स्टेशन में रात काट रहा है, तो कोई हर सायरन के साथ मौत का इंतजार कर रहा है। जलती हुई इमारतें, टूटे हुए शीशे और धुएं से भरा आसमान इस युद्ध की असली कीमत बता रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर पुतिन के अगले कदम पर है। क्या रूस और बड़े हाइपरसोनिक हमले करेगा? क्या यूक्रेन को पश्चिम से और एडवांस एयर डिफेंस मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को ये अपने दायरे में खींच लेगा?